Everyone, this is Sonia Sharma. Welcome back to my channel Study with कान्हा जी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 8th क्लास NCERT हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। देखिए, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है चैप्टर 3 का, वो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि आपको आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी क्लियर होगा जब आप फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। और हमने जो है अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वीडियो के कि कैसे कैसे जो ये ब्रिटिशर्स थे वो दीवान बन गए थे, ठीक है। उन्होंने रेवेन्यू कैसे लगाए थे और कैसे उन्होंने जो है एग्रीकल्चर में उन्हें सुधार करने की ज़रूरत फील हुई थी। फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी। उन्होंने 3 तरह के सिस्टम भी चलाए थे, ठीक है। जो मेनली आपका क्या था कि 1793 में जो है परमानेंट सिस्टम आया था एक, ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, स्थायी बंदोबस्त बोलते थे। फिर आया था भाई महलवाड़ी सिस्टम, फिर था मुनरो सिस्टम। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर वो करेंगे भाई क्रॉप्स ऑफ यूरोप की। अब जो ये थे ना ब्रिटिशर्स, इनको ये लगता था कि भाई ज़्यादा रेवेन्यू नहीं हो रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, तो इसको जो है हमें थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने यूरोप के लिए कुछ क्रॉप्स को चुना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन कि द ब्रिटिशर्स आल्सो रियलाइज कि भाई ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को ये फील हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि जो कंट्री साइड एरिया हैं नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, कि वो ना केवल हमें रेवेन्यू दे सकते हैं, इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड, बल्कि वे जो है यूरोप के रिक्वायर्ड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जो हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को भी हम पैदा कर सकते हैं। तो 18th सेंचुरी के लास्ट टाइम में क्या हुआ था भाई कि जो कंपनी ट्राई किया कि इट बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ अफीम एंड इंडिगो। ओके, मैंने किसकी बात कही है अभी आपसे, अफीम की और इंडिगो की बात की हमने यहाँ पर की है। तो अफीम और इंडिगो की बात हमने यहाँ पर की है। तो भाई क्या था कि जो अफीम की खेती थी और इंडिगो मीन्स नील की जो खेती है, अब कंपनी ने वहाँ पर पूरा अपना एफर्ट्स लगा दिया था। तो क्या हुआ था इसके बाद, इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिशर्स प्रिजर्व्ड और forced cultivators in various part of India to produce other crops, ठीक है। अब क्या था कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने जो है विभिन्न हिस्सों में किसी ना किसी क्रॉप के लिए जो कल्टीवेटर्स थे उनको फोर्स किया कि भाई, जैसे बंगाल में उन्होंने किस चीज़ के लिए फोर्स किया था, बंगाल में लगाई गई थी भाई जूट, ठीक है। जूट जो थे वो बंगाल के अंदर, टी जो है असम के अंदर, शुगर केन कहाँ पर लगाई गई थी भाई आपकी, ये जो नाव उत्तर प्रदेश आपका, वहाँ पर कॉटन लगाई गई थी आपकी, ठीक है, महाराष्ट्र और पंजाब में, और राइस कहाँ पर, मद्रास। तो ये कुछ इलाके थे जहाँ पर उन्होंने कल्टीवेटर्स को फोर्स किया कि भाई आप इन चीज़ों की क्रॉप्स लगाइएगा। तो हाउ वाज दिस डन, कि यह कैसे किया गया, ठीक है। अब द ब्रिटिशर्स यूज्ड अ वेराइटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। ओके, मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपनी नीड के हिसाब से जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती थी उसको फैलाने की ना उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए थे, ठीक है। तो भाई लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए हम जो है आपको इसी तरह की एक जो प्रोडक्शन की ये लगा लीजिए जो मेथड है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको देखिए 2 फिगर दिखाई दे रही ना, फिगर 5 और फिगर 6। तो ये क्या है भाई, डज कलर हैव अ हिस्ट्री, कि भाई क्या रंग की भी कोई हिस्ट्री होती है। अब बात करते हैं डज कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या कलर का भी कोई इतिहास होता है। तो देखिए जो फिगर 5 है और फिगर 6 है उसमें आपको ये 2 इमेजेस जो है दिखाई दे रही हैं। ओके, ये क्या है भाई, ये कॉटन प्रिंट्स हैं, ठीक है। द इमेज ऑन द लेफ्ट फिगर 5 शो अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। अब जो फिगर 5 है, ये फिगर 5 में कौन सी प्रिंट है भाई, इसको बोलते हैं कलमकारी प्रिंट, ठीक है। और ये किन्होंने बनाई थी, ये किसने प्रोड्यूस की थी, ये की थी आपकी
ये जो वीवर्स थे ना एपी के, आंध्र प्रदेश के, जो कि इंडिया में पड़ता है, ठीक है, तो उनके वीवर्स ने ये प्रिंट बनाया था। और जो आपको फिगर 6 दिखाई दे रही है, ये किसने बनाए थे, ये किसने प्रिंट किया था, तो ये मॉरिश कॉटन प्रिंट है भाई। ये जो है लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड, ये की थी आपके विलियम मॉरिस ने प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये क्या थी, 19th सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन में बनाई थी इन्होंने। और देयर इज़ अ वन थिंग कॉमन इन द जो है टू प्रिंट्स। अब आपको क्या है कि इन्होंने दोनों में, फिगर 5 में और फिगर 6 में, आपको दोनों में ही क्या दिखाई दे रही है सिमिलरिटी, कि दोनों ही कैसे कलर के हैं भाई, ये जो दोनों हैं ये रिच ब्लू कलर के हैं, ओके, ये गहरे नीले रंग के हैं। तो अब बात आती है, डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जो ये कलर है वो कैसे प्रोड्यूस किया गया, कहाँ से आया ये माइंड में बात तो चल रही है ना आपके अंदर भी, कि भाई जो ये कलर है आखिर ये कलर कहाँ से आया, कैसे पैदा किया जाता था। तो देखिए ये बात करते हैं कि द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो, ओके। जो इन छापों में आप ये ब्लू कलर देख रहे हैं ना, जो ये आपको ये ब्लू कलर इन प्रिंट्स में दिखाई दे रहे हैं, तो भाई ये कहाँ से आए हैं, ये आए हैं एक इंडिगो नाम के प्लांट से, ओके। देखिए आगे चलते हैं कि इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिश प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया, ओके। कि भाई इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन के मॉरिश हैं उनमें जो छापों में यूज़ किया गया था ना, ये जो इंडिगो कलर है ये इंडिया में उगा था, ठीक है, इंडिया में ये इंडिगो नामक प्लांट से रेडी किया गया था। तो क्या था कि जो ये इंडिया था, तो भाई ये बिगेस्ट सप्लायर था, ठीक है, किसका, इंडिगो का, वर्ल्ड के अंदर एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो भारत था ना, इंडिया था, वो उस टाइम पे जो है बेस्ट सप्लायर था, बिग सप्लायर था इंडिगो का, ओके। चलिए अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, आखिर जो इंडियन इंडिगो है, भारतीय नील है, उसकी मांग क्यों थी। अभी तो हमने पढ़ा कि यूरोप में क्या क्या क्रॉप्स से रिलेटेड हमने पढ़ा है कि भाई उनको फोर्स किया था ब्रिटिशर्स ने कि बंगाल में पटसन लगाए जाए, असम में चाय, ठीक है, यूपी के अंदर भाई गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल, और फिर कैसे कैसे मैंने आपको अभी प्रिंट्स के बारे में बताया। तो अब बात करते हैं हम कि जो इंडिया के अंदर ये इंडिगो था, आखिर इसकी नीड क्यों थी, ठीक है, इसकी डिमांड क्यों थी। तो भाई जो ये इंडिगो है, इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स। जो इंडिगो था ना, इसका जो प्लांट है ये मेनली कहाँ पे उगता था, ये जो उष्ण कटिबंध ट्रॉपिक्स जोन जो होते हैं, मतलब कि जो गर्म इलाके होते हैं, ठीक है, जो ये ट्रॉपिक्स जोन्स जो होते हैं मेनली जो है वहाँ पर उगता था। तो भाई ये क्या था कि बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, ओके। तो क्या था कि जो 13th सेंचुरी है उसमें इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जितने भी मैन्युफैक्चर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो कपड़े की रंगाई के लिए वो किसका यूज़ कर रहे थे, इंडियन इंडिगो का, ओके। तो फ्रांस एंड ब्रिटेन to dye cloth. However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. अब क्या था कि भाई उस टाइम पे जो इंडियन इंडिगो है उसकी बहुत थोड़ी सी जो मात्रा है वही क्या थी कि जो यूरोप की मार्केट्स है उनमें जाती थी, और उनका जो प्राइस होता था वो क्या था कि बहुत ज़्यादा हाई था। अब इसलिए क्या हुआ, हाई था, तो यूरोपियन जो थे क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, जो यूरोपियन के कपड़ा उत्पादक थे, देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज, ठीक है। जो यूरोप में था ना, ये क्या था कि वॉयलेट और ब्लू कलर का। तो जो यूरोप के अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड थे भाई कपड़ा उत्पादक जो थे, उन्होंने क्या किया, वो किस पर डिपेंड रहते थे, वो बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए एक प्लांट पर डिपेंड रहते थे जिसको क्या बोलते थे, वोड नाम का प्लांट, ठीक है। अब जो ये वोड होता था ना, ओके, ये कहाँ पर होता था कि बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स, जो ये वोड होता था यूरोप के अंदर ये पाया जाता था भाई आपके टेम्परेट जोन में,
ठीक है, शीतोष्ण इलाके जिसको बोलते हैं। तो वुड वाज मोर ईजिली अवेलेबल इन यूरोप, और ये क्या था कि यूरोप में ये वुड ईजिली मिल जाता था। और ये कौन कौन से पार्ट में ग्रो हुआ, ये नर्थन जो आपका ये आपका ना, ये जो नर्थन आपको एरिया दिखाई दे रहा है, और वहाँ ब्रिटेन में, ठीक है, और यहाँ पर मेनली ये कई पार्ट्स में, जर्मनी में, ब्रिटेन के कई पार्ट्स में ये जो प्लांट था ये उगता था। अब भाई जो इंडिगो के साथ इसका कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा वॉरिड था, ठीक है। तो वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्रिजर्व्ड देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। अब जो यूरोप के जो ये प्रोड्यूसर थे, इन्होंने क्या कहा कि भाई आप जो इंडियंस इंडिगो है ना उसको बंद कर दें, उसका जो इम्पोर्ट है वो करना बंद कर दें। लेकिन क्या हुआ कि क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज ए डाई। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेयर्स द डाई फ्रॉम वुड वाज पेल एंड डल। लेकिन क्या था कि जो कपड़े को रंगने वाला ये इंडिगो कलर था, भाई कपड़े को रंगने वाले तो उसी को ही लाइक करते थे। क्यों? क्योंकि जो नीला रंग था ना, जो ये इंडिगो कलर था, ये जो मिलता था ना उससे ब्लू कलर, वो बहुत शाइनी होता था। जबकि जो ये यूरोप के अंदर जो वुड कलर मिलता था वो क्या होता था भाई, वो डल होता था। ओके, बाय द 17th सेंचुरी, अब 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर प्रिजर्वेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई जो सेंचुरी थी 17th सेंचुरी, उस तक आते आते जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक हैं उन्होंने क्या किया, इंडिगो पर, उसके इंपोर्ट पर क्या करा, बैन लगा दिया, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने खुश कर लिया। अब जितनी भी ये लगा लीजिए आप, फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगो इन द कैरेबियन आइलैंड्स, द पुर्तगालीज इन ब्राज़ील, द इंग्लिश इन जैमिका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। अब क्या था कि भाई जो कैरिबियाई द्वीप में थे, जो सेंट डोमिंगो में थे फ्रांसीसी, ठीक है, ब्राज़ील के अंदर जो पुर्तगाली थे, जैमिका में जो ब्रिटिशर्स थे, और वेनेजुएला के अंदर जो स्पेनिश लोग थे, वो क्या करने लगे, वो नील की खेती करने लगे। और जो नॉर्थ एरिया आपका है, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन, जो इंडिगो प्लांटेशन था भाई, आल्सो कैम अप इन मैनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जो है उत्तरी अमेरिका के बहुत से भागों में भी जो इसके इंडिगो के प्लांट्स थे वो सामने आने लगे। तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ कि जो डिमांड थी ना इंडिगो की, ठीक है, ग्रू फर्दर, तो भाई बहुत तेज़ी से वो बढ़ गई थी। अब ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, औद्योगिकरण ब्रिटेन के अंदर आ गया था। एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड ड्रामेटिकली, ठीक है। अब जो इसका प्रोडक्शन था उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो भाई जो ये थी ना, ये लगा लीजिए जो क्रिएटिंग थी द अमर्शन न्यू डिमांड ऑफ क्लॉथ डाइज, व्हील द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। अब क्या हो गया था कि 1783 और जो 1789 के बीच का टाइम था, उसमें जो नील था ना, इंडिगो था, उसका प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड के अंदर आधा रह गया था, क्योंकि कुछ रीजन्स हो गए थे वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के अंदर, ठीक है। उससे क्या था भाई, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन घट गया था, थोड़ा कम रह गया था। तो भाई जो ये क्लॉथ डायर्स थे ब्रिटेन के अंदर, नाउ डिसेपरेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब वो इंडिगो की सप्लाई के लिए कुछ न्यू सोर्सेज ढूंढने लगे थे, ठीक है। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो भी प्रोड्यूस, कि भाई ये जो नील है आखिर उन्हें और कहाँ से मिल सकता है। तो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन जो है वो भारत में, इंडिया में अपनी दिलचस्पी दिखाता है। कैसे कि फोर्स्ड विद द राइजिंग डिमांड ऑफ फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। अब जो यूरोप है ना, उसमें जो इंडिगो की मांग, डिमांड जो बढ़ रही थी, तो उसको देखते हुए जो ये ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में आई, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है उसके
खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए वो भाई तरीके, वेज ढूंढने लगी थी, ठीक है, रास्ते ढूंढने लगी थी। अब देखिए प्लांटेशन क्या होती है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांटेशन, तो आ लार्ज ऑपरेटेड बाय ए प्लांटर employing various forms of forced labor. Plantations are associated with the production of coffee, sugarcane, tobacco, टी एंड कॉटन। तो भाई ये जो प्लांटेशन होते हैं वो क्या होता है कि ये एक ना बहुत लार्ज फार्म होता है जिस पर क्या करते हैं कि जो बागान के मालिक होते हैं वो बहुत सारे लोगों से फोर्स करके, फोर्स लेबर होती है यहाँ पर, फोर्स करके जो है ज़बरदस्ती से काम कराते हैं। और जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर जिसकी खेती की गई है वो थी कॉफ़ी, शुगर केन, गन्ना, तंबाकू, कपास, चाय। ओके, तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट की कि भाई यहाँ पे क्या हुआ कि जो फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रिपाइडली एंड बंगाल इंडिगो कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। अब भाई जो 18th सेंचुरी का जो लास्ट टाइम होता है उसमें ना बंगाल के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि 18th सेंचुरी में कहाँ पर जो नील की खेती है वो तेज़ी से स्प्रेड होने लगी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के लास्ट टाइम में जो बंगाल है ना उसमें आपके इंडिगो की जो कल्टीवेशन है वो तेज़ी से स्प्रेड होने लगी थी। तो बंगाल के अंदर, ठीक है, बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेटेड द वर्ल्ड मार्केट इन 1788। ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। तो क्या होता था कि भाई 1788 में अगर हम देखें तो ब्रिटेन कितना इम्पोर्ट करता था नील की खेती का, केवल 30%। लेकिन 1810 में, ठीक है, 1810 में द प्रोपोर्शन हैड गोन अप टू 95%। लेकिन ये बढ़कर 1810 में कितना हो जाता है, ये हो जाता है 95। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार फैला, ट्रेड फैला, वैसे वैसे एजेंट्स जो हैं वो क्या करने लगे भाई, वो बहुत सारा इन्वेस्ट करने लगे, पैसा कमाने लगे। ओके, अब क्या होता है कि ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। अब उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने नील के कारोबार की तरफ देखते हुए ना अपनी जो है नौकरियां भी छोड़ दी थी, ठीक है, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी। तो भाई अब क्या था कि अट्रैक्टेड बाय द prospects of high profits, mummers, Scotsmen and Englishmen come to India and became planters। अब क्या हुआ कि बाहरी मुनाफे के लिए उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, तो उसकी एक आस थी उनको। और जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत से जितने भी लोग थे वो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी इंडिगो के जो प्लांट थे वो लगा दिए। अब क्या था कि दोज हु हैड नो मनी, ओके, टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी। अब जिनके पास जो है ना प्लांट लगाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने क्या किया भाई, कंपनी से लोन्स लिए। एंड देयर बैंक दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, और जो है उस टाइम में जो नए नए बैंक हैं वो भी कर्जा देने को रेडी रहते थे। ओके, तो फिर बात करते हैं हम कि हाउ वाज द इंडिगो कल्टीवेटेड। अब जो नील की जो खेती है वो कैसे होती थी, तो देखिए देयर आर टू मेन सिस्टम इंडिगो कल्टीवेशन। अब इंडिगो कल्टीवेशन के लिए ना दो सिस्टम थे, एक तो निज एंड रियती। ओके, कौन कौन से थे, निज एंड रियती। तो निज क्या होती थी, विद इन द सिस्टम ऑफ निज, निज कल्टीवेशन के अंडर में क्या होता था कि द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ठीक है। अब निज जो खेती, जैसा कि आपको इसके नेम से ही पता लग रहा है कि मतलब खुद, निज मतलब खुद, तो वो क्या करते थे कि अपनी ज़मीन के अंदर वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे उसको, ठीक है, उसका जितना भी बेनिफिट होता था वो डायरेक्ट लेते थे। ही आइदर बोट द लैंड और रेंट इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय द डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। अब जो ये क्या होता था कि निज खेती में तो ये खुद लेते थे, और या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या फिर दूसरों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे, और
मज़दूरों को काम पर लगाकर खेती कराते थे। ठीक है, तो भाई ये मैंने आज आपको जो है नील की खेती, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई थिंक आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। एक स्टोरी के वे से बिल्कुल हमने इसको पढ़ा है, तो आगे भी आपको अब क्यूरियोसिटी होगी ना कि आगे क्या होने वाला है। अब हमने पढ़ा कि भाई यूरोप के अंदर फसलें आ गई थी, क्रॉप सिस्टम हमने पढ़ा, मेनली हमने इंडिगो के बारे में बातें की, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का था। तो ऐसे ही आपको इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।